अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़ेर नज़र कहानी। लफ्ज़ी नहीं बल्कि हिर्स व तमा के मुतमन्नी लोगों के लिए हकीकत पर मबनी गौर तलब सबक है। इस पुरस्कार माकूल फ़ितरत कहानी को मुझे एक बुज़ुर्ग डॉक्टर फ़हीम गुल ने यूँ सुनाया। बकौल डॉक्टर साहब के ये 1940 की बात है। मैं टेक्सटिला से डॉक्टरी की आला तालीम हासिल करने बम्बई शहर में रॉयल मेडिकल एकेडमी गया। इस ज़माने में MBBS का कोर्स 3 साल पर मुश्तमिल था। रॉयल मेडिकल एकेडमी में स्टूडेंट्स की रिहाइश के लिए हॉस्टल में बहुत सारे कमरे बनाए गए थे। हर एक कमरे में 3 स्टूडेंट रह सकते थे। हम 3 स्टूडेंट यानी मेरे अलावा सफ़ीर राम और जलत सिंह को हॉस्टल का कमरा नंबर 21B मिला था। मैं पढ़ाई के मामले में दरमियानी दिमागी सतह का था, जबकि संतकराम राम, जिसका ताल्लुक गंधार गांव जालंधर से था, वो किताबी कीड़ा यानी इंतहाई पढ़ाकू था। जबकि जलतन सिंह अमृतसर का रहने वाला था। वो जिस मकसद यानी डॉक्टरी की तालीम हासिल करने आया था, इससे कोई फ़िक्र ना थी। हालांकि मैंने इससे और सनफराम ने इससे कई बार समझाया कि यार तुम मेडिकल की किताबें पढ़ा करो। वो हमारी इस बात से बाज़ दफ़ा नाराज़ होकर कहता, यार तुम मेरे ज़ाती मसले पर अब क्यों खामखा टांग अड़ाया करते हो। मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं ये मेरा मसला है। और फिर हमने इसकी नाराज़गी के पेश नज़र इसे कुछ समझाने ही छोड़ दिया। जलतन सिंह के बारे में पता चला कि वो अमृतसर के एक रईस सिंह ख़ानदान का इकलौता बेटा है और इसके बाप ने इसे मेडिकल की तालीम की इब्तिदाई टेस्ट में कोई बड़ी सिफारिश करवा के इसे रियायती पास करवाया है और इसी बुनियाद पे वो बम्बई मेडिकल एकेडमी में आया था। जलतन सिंह अपने बिस्तर पे रात गए तक लंबी तान के सोता रहता था, जबकि मैं और सनकराम के साथ मिलकर पढ़ाई करते रहते थे। जलतन सिंह का मामूल था कि वो अपनी क्लासें कम लेता और अपना ज़्यादातर वक्त हॉस्टल के कमरे में सोने में गुजारता था, और हम ये महसूस करते थे कि वो सोते हुए कुछ बड़बड़ाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो किसी से हम कलाम हो। बाज़ दफ़ा वो अपने होंठ इस तरह चबाता जैसे वो कुछ खा रहा हो, और थोड़े थोड़े वक्फे से इसके चेहरे पे एक नया इम्प्रेशन होता था। सफ़कर राम ने एक दिन मुझे इशारतन कहा, मुझे लगता है जलतन सिंह पे कोई ऊपरी असर हो गया है यार। ये इस तरह पोस्तियों की तरह पड़ा अपनी तालीम से लापरवाह रहा तो इसका ये तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। हमें इस बेवकूफ़ के बारे में कुछ सोचना और अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। मैंने सनकराम को ये तजवीज़ दी तो इसने कहा, कल सुबह हम इसके बारे में अकेडमी के वाइस डीन मिस्टर कुमार यादव से बात करेंगे। सुबह हम दोनों डीन मिस्टर कुमार यादव से मिले। उन्होंने हमारी बात को अहमियत ना देते हुए कहा, आप दोनों सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। ये जलतन सिंह का ज़ाती मामला है, वो डॉक्टर बने या ना बने। वो अगर डॉक्टर ना भी बना तो इसका बाप इस पोजीशन में है कि वो इसे इतना पैसा दे देगा कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बासानी आला तर्ज पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। असल मसला तुम गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वालों बच्चों का है, जिनका सारा दारो मदार MBBS की डिग्री पर है। हम दोनों इस जवाब से मायूस होकर वापस आ गए। दोपहर को मुझे शंकर राम ने ये बात बतलाई कि जलतन सिंह के मुंह से इस तरह बदबू आ रही है जैसे किसी गटर के अंदर से फजले के सड़ने से आती है। मेरा तो ख्याल है इसने कोई इंतहाई गंदी चीज़ खाई है, या इसने बतौर नशा कोई इंतहाई गलीज़ बदबूदार मशरूब इस्तेमाल किया है। मैं बहाने से करीब गया तो इसके मुंह से वाकई इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। मैंने डरते डरते से पूछा, यार ये तूने कौन सी ऐसी बदबूदार चीज़ खाई है जिससे पूरे कमरे का माहौल इंतहाई बदबूदार हो गया। इसने मेरे इस सवाल पे जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब रात को दूंगा। अभी क्यों नहीं? शंकर राम ने अपने मुंह से ये जुमला निकाला ही था कि इसने भड़की देते हुए कहा, तूने अगर आइंदा मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत की तो याद रखना मैं तुझे अपनी ख़ानदानी असर रसूख के ज़रिए इस मेडिकल एकेडमी से आउट करवा दूंगा। शंकर राम डर गया। इसने खामोशी इख्तियार कर ली। शाम को इसने डीन से इस मसले पे शिकायत करके
शंकर राम का रूम तब्दील करवा दिया और शंकर राम की जगह कमरे में कोई नया लड़का नहीं आया। दरअसल इन दिनों मेडिकल एकेडमी में फर्स्ट टर्म की इम्तिहानात शुरू थे। इंतज़ामिया अपनी जगह मसरूफ़ थी तो स्टूडेंट को इस टर्म में कामयाबी की फ़िक्र थी। अब मैं अपने कमरे में जलतन सिंह के साथ अकेला था। मैं दिली तौर पे खौफज़दा था। मैंने भी दिली तौर पे तहैया कर लिया था कि मैं टर्म के इम्तिहान के बाद कमरे से छुटकारा हासिल कर लूँगा। एक रात गए मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था कि जलतन सिंह ने इंतहाई गहरी नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। मैंने अपनी किताब जल्दी से छोड़ी और इसकी जानिब लपका। मैंने इसके पसीने भरे चेहरे को अच्छी तरह थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ जलतन सिंह? घबराओ नहीं, तुम ख्वाब देख रहे हो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे करीब हूँ। फ़हीम गुल। इसने झट से आंखें खोलीं और एकदम मुझसे लिपट गया और बच्चों की तरह रोने लगा। इसके मुंह से किसी ताज़ा सेब की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे किसी मासूम बच्चे की तरह चुमकार कर इसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, यार इजी हो जाओ, लगता है तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से तुम डर गए हो। मुझे इससे पानी मांगा, मैंने इसे पानी दिया। इसके बाद वो बड़े इत्मीनान से मेरे करीब आके बैठ गया। इसने मुझसे कहा, इससे पहले कि तू मुझसे मज़ीद कुछ सवाल करे मैं तुझे इसका जवाब दूं तो फ़िलहाल मेरा पहला काम एक कर। मैंने इससे पूछा, कैसा काम? इसने कहा, तू किसी तरह या किसी तरीके से शंकर राम को मेरे पास बुला के ला। नहीं यार, इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे रहे। इस वक्त वो सो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। नहीं, तू अभी जा। वो बोला, नहीं, मैंने तुझे पहले ही कह दिया है कि इसके पास जाना मुनासिब नहीं। अभी चंद घंटे सब्र कर ले, मैं इसे बुला लाऊंगा। और दूसरी बात ये हो सकता है तुझसे वो मिलने ना आए, क्योंकि वो तुझसे बहुत डरा हुआ है। मैं इसे अपने हतिये मना कर रहा था, लेकिन वो इस बात पे बज़िद रहा कि मैं इसके नए कमरे से इसे बुला के लाऊं। बहरहाल इसके पुरज़ोर इसरार पर मैं बड़ी हिम्मत करके शंकर राम के नए कमरे में गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो खुशकिस्मती से इसका एक साथी अभी तक स्टडी कर रहा था। इसने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? मैंने इससे झूठ कहा, यार वो दरअसल इससे पेट दर्द की फुक्की लेनी है। अच्छा, मैं उठाता हूँ। इसके साथी ने शंकर राम को उठाकर कहा, फ़हीम गुल को पेट दर्द की फुक्की चाहिए, और वो उठकर बैठ गया। मैंने इसे अपने पास बुलाया और जलतन सिंह का पैगाम पहुंचाया। शंकर राम मेरे ख़िलाफ़ तौफीक डरने के बजाय दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा, यार जो भी कुछ है वो है तो हमारे हॉस्टल का रूममेट और क्लास फेलो। चलो मेरे साथ, मैं इसकी बात सुनता हूँ। हम दोनों जब जलतन के पास पहुँचे तो जलतन सिंह ने बाकायदा पैर पकड़ के शंकर राम से माफ़ी मांगी और कहा, वो दरअसल मैं तुम दोनों को कैसे खुलकर बताऊं कि मैं आजकल किस मुसीबत का शिकार हूं। कैसी मुसीबत? शंकर राम ने इससे बड़ी मुलायमियत वाले अंदाज में पूछा। इसने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, यह इन दिनों की बात है जब मैं अमृतसर के एक अंग्रेज़ी स्कूल के हॉस्टल में रहता था। वहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक बंगाली स्टूडेंट रामपाल से हुई। इसने मुझे बतलाया कि इसके कब्ज़े में एक ऐसा जिन दोस्त है जो इसकी दिली ख्वाहिश को पूरा करता है। इसके बाद एक रोज़ मैंने रामपाल से कहा, यार मुझे भी कभी अपने दोस्त से मिलवाओ। इसने कहा, तू मेरे साथ जीटी रोड से मुल्हिका जंगल में चल, वहाँ तुझे मैं अपने दोस्त से मिलवाऊँगा। और मैं इसके साथ जंगल में पहुँचा तो वहाँ इसने मुझे एक ऐसे शख्स के मिलाया जिसका कद आम आदमी से बहुत तवील था। वो आम आदमियों की तरह बातें करते करते कौवे की तरह काँय काँय करने लगता। मैंने इससे पूछा, ये आप कभी काँय काँय की आवाज़ें क्यों निकालते हैं? इसने हंसते हुए रामपाल से कहा, अपने दोस्त को बतला कि मेरी हकीकत क्या है। अरे जलतन सिंह, मैं तुम्हें ये बतलाना भूल गया हूँ कि इसका ताल्लुक़ गैर मर्द इंसानी मखलूक से है और इनकी नस्ल का ताल्लुक़ निफ्स हैवानी और निफ्स इंसानी है। हैवानी से मुराद कौवे की मुशाबत। फिर रामपाल ने मुझसे कहा, तुम्हें अगर मेरी गैर मौजूदगी में इससे आकर मिलना हो तो इसे अपने दिल में याद करो। तुम्हें इसकी आहिस्ता आहिस्ता पहले हल्की बदबू महसूस होगी, फिर थोड़ी देर बाद ये कौवे की सूरत में तब्दील होकर तुम्हारे सामने आएगा और फिर तुम इसके साथ कुछ देर
दूर जाना, और जब तुम इंसानी दुनिया से किसी वीराने में आओगे तो ये कौवा फिर असल शक्ल यानी इंसानी रूप में सामने आ जाएगा। बकौल जलतन सिंह मैंने इससे दोस्ती कर ली। रामपाल कुछ अरसे तो हमारे साथ रहा, लेकिन बाद में वो मैट्रिक की तालीम को दरमियान में छोड़ के अपने इलाका बंगाल चला गया। इस गैर इंसानी मखलूक जिन ने मुझे खूब अय्याशियाँ करवाईं। मसलन इसने मुझे खूब खिलाया पिलाया, आशी करवाई। मुझसे कहता था इसे मुझसे बहुत लगाव हो गया है। इस जिन ने मज़ीद कहा, तू बेशक स्कूल में पढ़ा ना कर, मैं तुझे अपनी ताकत से पास करवा दूंगा। और इसने ऐसा ही किया। नेज़ इसने बतलाया कि इसके बाप का नाम कटहल सिंह है। इसके बाप की तवज्जो इसकी तालीम की तरफ है, लेकिन इसे तो तौफीक नहीं कि वो इसके दीगर मामलात पर ध्यान दे। जलतंग सिंह ने रोते हुए हम दोनों से बोला, यार मैं अपने इस जिन दोस्त से अब जान छुड़ाना चाहता हूँ। वो अब मुझे बहुत तंग करने लगा है। शंकर राम ने इससे पूछा, वो तुम्हें अब किस तरह तंग करता है? मेरा वो जिन दोस्त मुझे ना सिर्फ उल्टी सीधी कराहियत वाली चीज़ें खिलाने पे मजबूर करता है, बल्कि बाज़ दफ़ा मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाता है जहाँ जाने से मुझे नफ़रत है। इसका मतलब है कि तुम इस मखलूक से छुटकारा हासिल करना चाहते हो? हाँ, वाकई इस जिन को दोस्त बनाकर पछता रहा हूँ। जलतंग सिंह अफसुदा लहजे में बोला। फिर वो बोला, अगर तुम दोनों को मुझसे रत्ती बराबर भी हमदर्दी है तो गुरु के वास्ते मेरे इस सिलसिले में मदद करो। अच्छा, तू परेशान ना हो, हम तेरे लिए कुछ उपाय करते हैं। शंकर राम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मैं फिर अपनी पढ़ाई में मगन हो गया, लेकिन इसने सारी रात जागते उसे हमें हुए अंदाज में गुजारी। फजर की नमाज से कुछ देर पहले इसने अजीब व गरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मैं इसके करीब गया तो इसने मुझे बुरी तरह दबोच के दबाना शुरू कर दिया। फ़हीम, मुझे जिनसे बचा ले। मैं इससे अपनी जान छुड़ाता हुए कहा, हाँ हाँ, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, तू मुझे छोड़ तो सही। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जोर लगा के इसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाया। वो मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए बड़ी तेज़ी से मेरी जानिब लपका, लेकिन मैंने बड़ी चाबुक-दस्ती से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं घबरा के सीधा डीन साहब के कमरे में गया तो उन्होंने परेशान होकर मुझसे पूछा, क्या मसला है? मैंने इनको जलतन सिंह की पुरस्कार सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना ट्रम टेस्ट की तैयारी करो और मैं सरदर्द इस नागुफ्ता सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर हॉस्टल के 2 मजबूत चौकीदारों को बुला के कहा, मुतल्लिका हॉस्टल में जाकर जलतंग सिंह को काबू करके हॉस्टल की ऊपरी मंजिल के गोदाम में बंद कर दो। प्रिंसिपल के हुक्म के मुताबिक हॉस्टल के दोनों चौकीदारों ने जलतंग सिंह को बड़ी मुश्किल से काबू करने के बाद रस्सियों से जकड़ के हॉस्टल के गोदाम में बंद कर दिया। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, तुम आज होने वाले इंतहाई ज़रूरी टर्म का पेपर दोपहर को इस पागल के मसले पे गौर करेंगे। हम स्टूडेंट कमरा इम्तिहान में पेपर दे रहे थे कि इसी दौरान बाहर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, पागल जलतन सिंह बाबा नज़ीर को ज़ख्मी करके कहीं भाग गया, इसे पकड़ो। मैंने अपना पर्चा अधूरा छोड़ा और कमरा इम्तिहान से इसे देखने के लिए बाहर निकला तो मुझे निगरां इम्तिहान प्रोफेसर धम्मन ने कहा, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम एक पागल की खातिर अपने इंतहाई ज़रूरी इम्तिहान को अधूरा छोड़ रहे हो। इसने इंतहाई सख्ती से मुझे डांटते हुए कहा, तुम अपनी सीट पर बैठकर अपना पर्चा दो। मैंने कहा, नहीं सर, मैं अपने अब मज़ीद पर्चा हल नहीं करूँगा। मुझे जतन सिंह के बारे में डर है कि वो अपने आप को कहीं गलत जगह जाकर नुकसान ना पहुँचा ले। प्रोफेसर धम्मन ने मुझे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर हुक्म देता हूँ, तुम अपनी सीट पर जाकर अपना पर्चा हल करो। मैंने प्रोफेसर की सेकंड वार्निंग भी ना सुनी और फौरी तौर पे जलतन सिंह को पकड़ने के लिए भागा। रास्ते में मुझे एक चौकीदार ने पकड़ते हुए कहा, वो बहुत दूर जा चुका है। इसी दौरान अकेडमी का एक सीनियर प्रोफेसर जो हमें मेडिसन का मजमून पढ़ाता था आ गया। इसने आते ही मुझे 3-4 थप्पड़ मारे और इंतहाई बारोब लहजे में बोला, तुम फौरी तौर पे अपना पर्चा हल करो। बहरहाल मैंने इसकी बात सुनी और दोबारा कमरा इम्तिहान में जाके अपना पर्चा हल करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान जलतन सिंह की जानिब लगा हुआ था। आधे घंटे बाद जब पर्चा ख़त्म हुआ तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुला के डांटते हुए कहा,
तुमने इस पागल की खातिर अपना पर्चा क्यों छोड़ा? प्रोफेसर धुम्मन से बदतमीजी क्यों की? इंक्वायरी का हुक्म सदा फरमा दिया। अब जलतन सिंह ना जाने कहाँ भाग चुका था। प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर एकेडमी के स्टूडेंट को इसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ाया, लेकिन वो तलाश बिसार के बाद नाकाम वापस आ गए। प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुला के मुझसे कई सवाल किए। मैंने साफ साफ उनकी पुरस्कार हरकत के बारे में बताया जो वो करता था। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाकर इसके फरार की इतला दी। प्रिंसिपल के कमरे में थोड़ी देर बाद मुतल्लिका इलाके का थानेदार और चंद पुलिस एहलकार आ गए। थानेदार सोतम लाल ने प्रिंसिपल को मशवरा दिया वो फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला इसके वालिद को अमृतसर पहुंचाए। प्रिंसिपल दरअसल जतन सिंह के वालिद को इसके भागने की इत्तला देना नहीं चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि इसके वालिद अपने इलाके का एक नामी गिरामी बदमाश किस्म का सियासतदान था। प्रिंसिपल की हर मुमकिन ये कोशिश थी कि उसके वालिद खुद किसी न किसी तरीके से जतन सिंह को तलाश करें। खैर, प्रिंसिपल ने शाम 6 बजे जतन सिंह के वालिद को अमृतसर इस वाक़ये के बारे में तार भेजा। इस दौरान जतन सिंह की तलाश का सिलसिला दूसरे रोज़ शाम तक जारी रहा। जतन सिंह के वालिद कटहल सिंह ने आते ही प्रिंसिपल पे बरसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे हर हालत में मेरा बेटा जतन चाहिए। मेरे बेटा तुम्हारे हॉस्टल से तुम्हारे मुकर्रर करदा चौकीदारों की कस्टडी से भागा है, लिहाजा तुम ही इसकी गुमशुदगी के ज़िम्मेदार हो। प्रिंसिपल ने पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि वाक़या व शवाहिद की रोशनी में ये बात साबित होती है कि जलतन सिंह किसी जादुई अमल के मनफी रद्द अमल का शिकार होकर मुतासिर हुआ है। कटहल सिंह ने इंतहाई गुस्से में अपनी जगह से उठ के प्रिंसिपल को आंखें दिखाने लगा, मुझे ये कहानी ना सुनाओ। मेरा बेटा किसी जादुई अमल का शिकार हुआ है, बल्कि मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जलतन सिंह तुम्हारे हॉस्टल और चौकीदारों के पहरे में से भागा है, और मुझे तो शक है तुम लोगों ने इस पर कोई तशद्दुद किया होगा। नहीं कटहल साहब, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, प्रिंसिपल ने कहा। ओ, अपनी बातें बंद करो, मेरे बेटे को हाजिर करो, वरना याद रखो मैं तुम समेत तुम्हारी इस एकेडमी को जला के भस्म कर दूंगा। कटहल साहब, ऐसी सख्त बात ना करें, ये प्रिंसिपल की अपनी एकेडमी नहीं है, ये सरकारी इदारा है। थानेदार ने ये जुमला कहा तो कटहल सिंह के साथ आया एक बदमाश अपनी जगह से उठकर इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो कटहल सिंह ने इसे रोकते हुए कहा, कल्लू सिंह तू अभी रुक जा, देख मैं उनके साथ अभी करता क्या हूँ। इधर आओ। तेग सिंह, इसके साथ एक बदमाश का नाम। जी सरदार जी। ओए तू ज़रा कल्याण सिंह मनक्का के पास जा और इसे मेरा पैगाम दे के अपने बंदों के साथ मेडिकल एकेडमी पहुँचें। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।